हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है आपके अपने शिक्षक भर्ती के टॉप यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में, आज की इस क्लास में मैं आपको करवाने वाला हूं यूपी टेट और सीटेट एग्जाम के लिए बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट के वो क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान के वो टॉप लेवल के क्वेश्चन जो आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी आज की इस वीडियो में मैं कराऊंगा, ये सारे तराशे हुए क्वेश्चन है। बिल्कुल आपके एक एक क्वेश्चन अपनी एक वैल्यू रखता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये टॉप लेवल की क्लास। और टॉप लेवल का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है। ठीक है, अब यहां से इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आता है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व क्या होता है ये आप पहले जान लीजिए। भाई, अंतर्मुखी व्यक्तित्व दो प्रकार का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? जुंग ने दिया है, ये भी आप याद रखेंगे। और इसमें इन्होंने बताया व्यक्तित्व भाई अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दो प्रकार का होता है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला जो व्यक्ति होगा, जो पर्सन होगा, उसमें क्या होगा? सामाजिक विमुखता होगी, वो दब्बू होगा, वो रूढ़िवादी होगा। ठीक है, और इसके इतर अगर दोस्तों बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की बात करते हैं तो वो सामाजिक उन्मुखता वाला होगा, वो मिलनसार होगा, सामाजिक होगा, टेंशन फ्री रहेगा वो। ठीक है, तो यहां पर अंतर्मुखी व्यक्तित्व का कौन सा नहीं है तो ये आपको बताना है। तो आत्मकेंद्रित क्या है? भाई, आत्मकेंद्रित क्या है? ये अंतर्मुखी व्यक्तित्व का लक्षण है। रूढ़िवादी क्या है? ये भी अंतर्मुखी व्यक्तित्व का है। ठीक है, अगर दब्बू कहें तो ये भी अंतर्मुखी व्यक्तित्व का है। लेकिन सी ऑप्शन पर जो सामाजिकता दिया गया है ये दोस्तों आपका क्या है? ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व का लक्षण है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति का ये लक्षण है। ठीक है, सामाजिकता। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फुल आपकी मतलब एक चीज़ को क्लियर करना है, सिर्फ सही ऑप्शन नहीं बल्कि इसके साथ साथ आपके सीधे माइंड के अंदर चीज़ें सेट हो जाएं, क्योंकि आप लॉन्ग जर्नी पे जाने वाले हैं। कई एग्जाम्स आपके शिक्षक भर्ती के अंदर होते हैं, तो यहाँ पर सब में तो सीडीपी आती है। ठीक है, शायद ही कोई ऐसा एग्ज़ाम हो जो छूट जाए इससे, तो सीडीपी बहुत अच्छे से पढ़नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गैने ने अपनी पुस्तक दी कंडीशंस ऑफ लर्निंग में सीखने के कितने प्रकार बताए हैं? 5 प्रकार, 8 प्रकार, 7 प्रकार या 10 प्रकार? तो यहाँ पर अगर बात करते हैं कि RM गैने की बात करें तो इन्होंने पुस्तक लिखी दी कंडीशंस ऑफ लर्निंग, और इसमें इन्होंने सीखने के दोस्तों 8 प्रकार बताए हैं। ठीक है, तो 8 प्रकार आपका राइट जवाब हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है? अब प्राथमिक स्तर पर आप 1 to कहें तो 5th तक पढ़ा रहे हैं ना, तो ये प्राइमरी लेवल हो गया। अब इसमें क्या है? शिक्षण के लिए, यहाँ पर कर लीजिएगा, शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। टीचिंग के लिए समस्या समाधान विधि, तो भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग तो करेंगे ही आप एक शिक्षक के तौर पे, बिल्कुल सही है। एक्टिविटी अप्रोचेज, गतिविधियां करवाना, एक्टिविटी करवाना, ये भी सही रहेगा, क्योंकि बच्चे के सीखने में ये मदद करेगी। अगर बात करते हैं प्रोजेक्ट विधि, तो ये भी क्या है? ये भी बच्चे के सीखने में मदद करेगी। लेकिन व्याख्यान विधि क्या होती है? ये व्याख्यान विधि आपकी प्राइमरी लेवल के लिए नहीं होगी। लेक्चर मेथड क्या होता है? भाई अपर क्लासेस के लिए होता है। प्राइमरी के लिए आप लेक्चर देके चले जाएंगे तो बच्चे कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बालक अपने अभिभावकों के साथ कम आनंदित होता है संबंधित है उसके किससे? शारीरिक विकास से, मानसिक विकास से, भाषा विकास से या फिर सामाजिक विकास से? तो यहाँ पर जब बच्चा बड़ा हो जाता है, बताइएगा एज कमेंट में, बताइएगा किस एज में बच्चा जो है अभिभावकों के साथ कम आनंदित होता है, किस अवस्था में? ठीक है, अवस्था बताइएगा। और यहाँ पर आपका क्या है? अगर बात करें तो यहाँ पर सामाजिक विकास से संबंधित है। ठीक है, ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, और क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से बुद्धि की कौन सी श्रेणी हावर्ड गार्डनर द्वारा उनके बहुबुद्धि सिद्धांत में नहीं सुझाई गई है? ए ऑप्शन है गणितीय कौशल, बी है संगीत कौशल, या फिर सी है आपका इंटरपर्सनल स्किल, या फिर आपका इंटेलिजेंस से लिखा जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन इसमें एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आपके एचटेट के अंदर ये एग्ज़ाम में पूछा गया, तो यहाँ पर वैसे ही सेम लिख दिया गया। व्यवहारिक कौशल, तो इनमें से कौन सी नहीं है?
तो हावर्ड गार्डनर की बात करें तो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, जिसमें इन्होंने क्या कहा है दोस्तों, 8 प्रकार की बुद्धि का क्या किया, वर्णन किया है। 8 प्रकार की बुद्धि बताई है इन्होंने। तो यहाँ पर 8 प्रकार में कौन सा नहीं है, ये सारे के सारे हैं। गणितीय कौशल, संगीत, आपका इंटरपर्सनल यानी अंतर्वैयक्तिक, एक इंटरपर्सनल है, दूसरा इसका भाई इंट्रापर्सनल भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका लेकिन व्यवहारिक कौशल नहीं बताया है, इस नाम से इन्होंने कोई इंटेलिजेंस की थ्योरी नहीं दी है। तो डी ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। अब आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा दोनों आपकी दो होती हैं, ठीक है। ये आंतरिक हो गई और इधर बाह्य हो गई। अब इसमें क्या होता है, आंतरिक अभिप्रेरणा, जब आप ऐसे मोटिवेट हों कि कोई काम करने के लिए, आप जैसे मैं आपको क्लास करवा रहा हूं तो आप किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि आपको एग्जाम क्रैक करके नौकरी करनी है। ये क्या है, ये बाह्य अभिप्रेरणा है। अगर आपको मज़ा आ रहा है चीज़ों को सीखने में, आप सोचते हैं अगर चीज़ें सीख गए तो नौकरी अपने आप मिल जाएगी, सीखने के लिए कर रहे हैं, तो ये आंतरिक अभिप्रेरणा है, ठीक है। तो जब कोई कार्य हम ऐसे करते हैं कि हमें मज़ा आ रहा हो, आनंद की अनुभूति हो रही हो, तो वहाँ पर आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। तो यहाँ पर इसका उदाहरण कौन सा नहीं है, दुश्चिंता यानी एंजाइटी जिसको बोलते हैं, या फिर उपलब्धि की आवश्यकता, आकांक्षा स्तर यानी लेवल आप, आपका एस्पिरेशन, ठीक है, या फिर प्रशंसा। तो आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन नहीं है, प्रशंसा, ठीक है। ये क्या है, ये बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। बाह्य अभिप्रेरणा मतलब जब आप कोई काम किसके लिए करते हैं, रिवार्ड के लिए करते हैं, दूसरों से प्रशंसा पाने के लिए करते हैं, तो वो बाह्य अभिप्रेरणा हो जाती है। तो डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। यह कथन दिया गया है, किसके द्वारा कहा गया, वुडवर्थ, स्किनर, सिम्पसन या पावलोव। तो पावलोव की अगर बात करते हैं तो दोस्तों शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को याद रखेंगे और कुत्ते पर इनका प्रयोग था, ठीक है, पावलोव का। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं कि भाई ये कथन किसने दिया है, तो ये आपका स्किनर ने दिया है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्किनर किस देश के मनोवैज्ञानिक थे, किस देश के थे, तो ये अमेरिकी थे, अमेरिका के वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक, ठीक है। इनका संबंध अमेरिका से हो जाएगा। आपकी इनकी जो थ्योरी है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, जिसे नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत भी कहा जाता है, और इनका प्रयोग किस पे रहा, तो चूहे पर इन्होंने प्रयोग किया था, ठीक है। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और इन्होंने एक कथन और दिया है कि मोटिवेशनल इज द नेशनल हाईवे ऑफ लर्निंग, यानी जो आपका अभिप्रेरणा है वो सीखने का राजमार्ग होती है, ये भी स्किनर ने ही कहा था, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन, वाइगोत्स्की से रिलेटेड। अब ये सीटेट के भी बड़े प्रिय हैं वाइगोत्स्की। तो वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सी संकल्पना या कॉन्सेप्ट सीखने के लिए सेंटर में होता है, केंद्रीय होती है, ठीक है। समीपता, अनुकूलन, आत्मसात या संस्कृति एवं भाषा। तो इनका सिद्धांत क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, ठीक है, इन्होंने दिया है, जिसमें इन्होंने माना है बच्चे के विकास में 3 टूल्स जो होते हैं, SCL शॉर्ट में याद कर लीजिएगा। अब SCL क्या है, ये S फॉर सोसाइटी है, C फॉर क्या है, कल्चर है, और L फॉर लैंग्वेज है, ठीक है। यानी समाज और संस्कृति, भाषा, ये तीनों क्या करते हैं, ये एक अहम रोल प्ले करते हैं बच्चे के डेवलपमेंट में, बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, यानी संज्ञानात्मक विकास में। तो संस्कृति एवं भाषा इसका राइट जवाब हो जाएगा, डी ऑप्शन। बढ़ें अगला क्वेश्चन, किसने मानसिक आयु शब्द से सबसे पहले परिचित कराया था, क्या वो बिने थे, थर्स्टन थे, थॉर्नडाइक थे, या फिर गिलफोर्ड थे। तो यहाँ पर आपका मानसिक आयु, मेंटल एज से सबसे पहले परिचित किसने कराया, ये एक फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक हुए हैं, अल्फ्रेड बिने, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 1905 में साइमन के साथ इन्होंने पहला बुद्धि परीक्षण विकसित किया था, ये भी याद रखेंगे। तो अल्फ्रेड बिने आपका राइट जवाब हो जाएगा। IQ का फार्मूला आपका क्या होता है, यहाँ पर याद रखेंगे भाई, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, यानी MA/CA इंटू 100 आपका क्या होता है, ये IQ का फार्मूला है, ठीक है। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है आपके टेट के अंदर। सीटेट में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, रेयर ही पूछ सकते हैं, लेकिन आपके टेट के लिए वेरी वेरी मोस्ट है। डिसलेक्सिया सीटेट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और इसके साथ UPTT सहित किसी भी शिक्षक भर्ती एग्जाम में जिसमें CDP आती है उसमें डिसलेक्सिया जरूर आता है।
मानसिक विकार से संबंधित है, पठन विकार से, व्यवहारगत विकार से या गणितीय विकार से। तो बच्चे अक्सर क्या करते हैं, बी को डी पढ़ लेते हैं और डी को बी पढ़ लेते हैं, ऐसे खूब कन्फ्यूजन होते हैं। वाज को 100 पढ़ेंगे और 100 को वाज पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये डिसलेक्सिया पठन विकार से दोस्तों संबंधित है। इसी का भाई डिस्ग्राफिया है। ग्राफ आपने देखा है, मैथ अगर आपने लगाई होगी तो ग्राफ देखा होगा। ग्राफ पे क्या किया जाता है, लिखा जाता है, ठीक है। तो ये ट्रिक है, ग्राफ पे अगर लिखा जाता है तो डिस्ग्राफिया लेखन विकार से संबंधित है। यहाँ बच्चे उल्टा सीधा लिखते हैं, ठीक है। डिसकैलकुलिया, आपकी डिसकैलकुलिया की अगर बात करते हैं तो कैलकुलेशन किसमें, मैथ में की जाती है, यानी गणितीय समस्याएं किसमें होती हैं, गणितीय समस्याएं भैया डिसकैलकुलिया होगी, जिसमें गणितीय गणनाओं से संबंधित प्रॉब्लम होती है बच्चे को, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सीखना विकास की प्रक्रिया है, किसने कहा है। सीखना यानी आपका जो लर्निंग है वो एक डेवलपमेंट का प्रोसेस है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया, वुडवर्थ, योकम, सिम्पसन या फिर डॉक्टर मैके। तो ये आपका वुडवर्थ के द्वारा दिया गया कथन है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला दोस्तों बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी फ्रायड के मनोलैंगिक विकास, ठीक है, साइकोसेक्सुअल विकास की अवस्था नहीं है। मुखा अवस्था या आपका प्री ऑपरेशनल लेटेंसी एनल, बताइए। तो यहाँ पर ये आपकी जो ओरल लेटेंसी एनल है ये आपके सिगमंड फ्रायड से रिलेटेड है, ठीक है। अब ये जो प्री ऑपरेशनल है ये जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, जिसमें उन्होंने 4 स्टेजेस बताई हैं और वो कौन सी हैं, SPCF, ठीक है। तो इसमें आती है पहली सेंसरी मोटर, दूसरी प्री ऑपरेशनल, तीसरी कॉन्क्रीट और चौथी फॉर्मल। तो ये कॉन्क्रीट जीन पियाजे से रिलेटेड है। अगला दोस्तों आपका बढ़ेंगे, शेपिंग की संकल्पना किसके द्वारा दी गई है, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर या इनमें से कोई नहीं। तो शेपिंग की अवधारणा की अगर बात करें तो ये किसने दी है, स्किनर साहब ने दी है। और इनका अभी मैंने डिस्कस किया था आपसे कि स्किनर साहब का एक सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, उसमें इन्होंने शेपिंग का कॉन्सेप्ट दिया, यानी बच्चे को शेपिंग मीन्स क्या होता है, जैसे आप चाहें वैसे बना सकते हैं, ठीक है। शेपिंग मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे मिट्टी का मैंने अब कोई क्ले ले लिया और क्ले को जैसा चाहें वैसा शेप दे सकते हैं ना, तो वही आपका कॉन्सेप्ट ये भी है। तो स्किनर इसका राइट जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। मोरल डेवलपमेंट थ्योरी की जब जब दोस्तों बात होगी तो कौन आएगा, क्या पियाजे, नहीं, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। लॉरेंस कोहलबर्ग आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने स्टेजेस बताई कौन कौन सी, भाई प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है। नैतिक विकास के सिद्धांत में ये 3 इन्होंने लेवल बताए हैं, सबके अंदर 2-2 स्टेजेस हैं, अलग से मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। गिलिगन ने इनकी आलोचना की थी, ठीक है, कि इन्होंने महिलाओं को वरीयता उस हिसाब से नहीं दी है भाई कोहलबर्ग ने, ठीक है। तो गिलिगन, कैरोल गिलिगन, इन्होंने क्या किया है, आलोचना की है। तो फिलहाल बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये बेस्ट क्वेश्चन है और ये सीटेट का भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है कि एक बच्चा कहता है अपनी माँ से कि माँ आज सूरज उदास है, वह निम्नलिखित में से पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की किस सीमा की ओर संकेत कर रहा है। अक्सर बच्चे क्या होता है, चोट लगती है तो कहते हैं माँ, जैसे ज़मीन से चोट लगी तो ज़मीन पर मारेंगे, गेट से लगी गेट को मारेंगे, या वो कहेंगे चांद साथ साथ चल रहा है, सूरज आज उदास लग रहा है। ये क्यों होता है, आत्मकेंद्रण, जी नहीं, ये क्या है, जीववाद है, एनिमिज्म इसे बोलते हैं, जहाँ बच्चा निर्जीव चीज़ों को सजीव समझ लेता है। और ये कब होता है, ये प्री ऑपरेशनल में जब बच्चा 2 से 7 साल के बीच में होता है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे द्वारा ये दिया गया कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, अल्बर्ट बंडूरा। बंडूरा साहब की अगर बात करते हैं तो इनका सिद्धांत चैनल पर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, बेहतरीन तरीके से कराया है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के लिए, मनोलैंगिक के लिए तो आपके कौन हो जाएंगे, अभी मैंने बताया सिगमंड फ्रायड, ठीक है। नैतिक विकास दोस्तों अगर बात करें तो अभी मैंने आपसे क्या कहा, कौन, लॉरेंस कोहलबर्ग। लेकिन बंडूरा साहब जाने जाएंगे किसके लिए, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला है आपका क्वेश्चन, और अगर बात करें अगला क्वेश्चन आपका जीववाद,
ठीक है, जीववाद हो चुका है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है सुल्तान। सुल्तान पर किया गया कोहलर का जो रिसर्च था अधिगम के किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण की पुष्टि करता है? तो सुल्तान पर जो प्रयोग किया गया किसके द्वारा? कोहलर ने किया था। एक सुल्तान नाम का चिंपैंजी था, कई बार एग्जाम में आया कि इनका जो चिंपैंजी था जिस पर प्रयोग किया उसका नाम क्या था? तो यहाँ पर क्या है, सुल्तान नाम का चिंपैंजी था, उस पर इन्होंने रिसर्च किया था। और ये रिसर्च किस लिए? अंतर्दृष्टि अधिगम, गुप्त अधिगम, स्थान या मॉडलिंग। तो मॉडलिंग का अगर कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। मॉडलिंग क्या है भाई? ये आपके जो अल्बर्ट बंडूरा हैं उनके सिद्धांत से रिलेटेड है। और अल्बर्ट बंडूरा का जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है वो ये बताता है कि व्यक्ति अवलोकन, अनुकरण और अनुभव के माध्यम से दूसरों से सीखते हैं, ना कि सीधे पुरस्कार या दंड से। तो ये आपको याद रखना है। पॉइंट याद आ गया, इसलिए आपसे डिस्कस कर लिया। सुल्तान पर जो किया गया कोहलर का प्रयोग है भैया, ये अंतर्दृष्टि अधिगम है, इनसाइट थ्योरी है। और इसमें क्या है? तुरंत आइडिया, समस्या समाधान आता है। तो ये क्या है? आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्कैप फोल्डिंग की। अगर बात करते हैं तो स्कैप फोल्डिंग दोस्तों किसके द्वारा दिया गया? थॉर्नडाइक जी नहीं, पावलाव नहीं, आपका क्या हो जाएगा? वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है स्कैप फोल्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये एक प्रकार की क्या है? टेम्परेरी हेल्प होती है स्कैप फोल्डिंग। बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है, आप पीछे से पकड़ के सिखा रहे हैं। जैसे जैसे बच्चा थोड़ा थोड़ा सीख रहा है, आप भी थोड़ी थोड़ी मदद वापस ले रहे हैं, यानी साइकिल छोड़ रहे हैं धीरे धीरे। तो क्या होता है? इससे बोलते हैं स्कैप फोल्डिंग। ठीक है, इंग्लिश में स्कैप फोल्डिंग और हिंदी में पाड़ या मचान भी बोलते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन, और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आज की इस क्लास का बेस्ट क्वेश्चन है। एक बालिका के उसके पिता के प्रति आकर्षण को सिगमंड फ्रायड ने क्या कहा है? तो बालिका का उसके पिता के प्रति, तो ये इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है। ठीक है, ऑडिपस के कारण क्या होता है? बालक माँ के प्रति आकर्षित होता है, ऐसा फ्रायड कहते हैं। ठीक है, और ये आपके ग्रीक कैरेक्टर हैं ऑडिपस और इलेक्ट्रा। इसमें क्या होता है? एक ग्रीक कैरेक्टर है जो अपने भाई के साथ मिलके अपने पिता को मार देती है, अपनी माँ को मार देती है इलेक्ट्रा में। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर अपनी माँ को मार देती है और पिता के प्रति आकर्षण। ठीक है, ऑडिपस में क्या होता है? इसमें भी एक ग्रीक कैरेक्टर है। ठीक है, तो इसमें वो अपनी जो कैरेक्टर होता है वो अपनी माँ से विवाह कर लेता है, विधवा माँ से विवाह कर लेता है। ऐसा करके आपके एनसीईआरटी में डिस्कस किया गया इस बारे में। तो यहाँ पर ऑडिपस और इलेक्ट्रा, बस आपको इतना याद रखना है, इलेक्ट्रा के कारण जो है किसी बालिका का अपने पिता के प्रति आकर्षण होता है और ऑडिपस में पुत्र का माँ के प्रति आकर्षण होता है। ठीक है, तो ऑडिपस इलेक्ट्रा का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा और बनता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट आपके वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में टॉप लेवल के क्वेश्चंस के साथ। सीडीपी हो, चाहे आपका हिंदी हो, और इसके साथ साथ अगर बात करें तो मैथ्स की शानदार क्लास हो, ट्रिक के साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट मेथड हो। ठीक है, या फिर आपकी ईवीएस की क्लास हो, सारी आपकी क्लासेस इसी प्लेटफॉर्म पर आपको अवेलेबल कराई जा रही हैं मेरे द्वारा। मैं आपको सारी चीज़ें कवर करवा रहा हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।